हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम everybody. Today we need to start actually platelets and hemostasis. देखें, इसको स्टार्ट करने से पहले पीछे वाला ज़रा सम अप ले लें ताकि आपका माइंडसेट ज़रा और क्लियर और इजी हो जाए. हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया, एक्चुअली वी स्टार्टेड विद द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी. हमने उसमें होम्योस्टेसिस पढ़ा, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, हमने एवोल्यूशन पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फंक्शन पढ़ा, हमने फिजियोलॉजी का पूरा बेसिक्स बनाया. फिर उसके बाद वी पिक्ड अप द मेन थिंग दैट इज ब्लड. अब ब्लड में हमने क्या किया, जब उसकी क्लासिफिकेशन की, एक फ्लो चार्ट हमने बनाया, प्लाज्मा एक तरफ कर दिया और सेलुलर कंपोनेंट से एक तरफ कर दिया. हमने प्लाज्मा को थोड़ा सा डिस्कस किया, उसको डिस्कस करते हुए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया सीरम से. वो करने के बाद वी मूव टूवर्ड्स रेड ब्लड सेल्स. बल्कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए. चाहे हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़े हैं, चाहे हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़े हैं, हमने पैटर्न जो रखा है एक, देखें, अगर इफ़ वी डू नॉट मेक अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ आवर लेक्चर्स, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, तो तरतीब नहीं बनती और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. अब रेड ब्लड सेल हमें पढ़ना था तो हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, डिटेल्ड मॉर्फोलॉजी. हमने उसका जेनेसिस पढ़ा, बनता कैसे है, उसमें हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या फंक्शन करता है. तो चूंकि हीमोग्लोबिन ब्लड है, ब्लड हीमोग्लोबिन है, हमने ब्लड का फंक्शन पढ़ा. उसके बाद फिर एरिथ्रोजेनेसिस की सारी स्टेजेस देखी जो कि बोन मैरो के हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से हो रही थी. उसके बाद हमने जब सेल बनवा लिया, लाइफ स्पैन देखा उसका. फिर उसकी हमने एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जिसमें मेन एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया था. अब वही पैटर्न फॉलो करते हुए हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़े, यानी कि ल्यूकोसाइट्स. हमने उनकी क्लासिफिकेशन की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने उनकी सारों की जनरलाइज देखी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने उनकी सेपरेट भी देखी. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को हमने सेपरेट कर लिया जो मेन नेचुरल किलर्स थे बॉडी के, और पूरे वाइट ब्लड सेल्स जो थे वो डिफेंस था, इसलिए हमने थोड़ा सा इम्यूनिटी को भी देखा. अब वही रेड ब्लड सेल के पढ़ने वाले पैरामीटर्स और तरतीब के मुताबिक हमने वाइट ब्लड सेल्स पढ़े. हमने वाइट ब्लड सेल्स की जेनेसिस देखी, यानी कि लूकोजेनेसिस. हमने स्ट्रक्चर देखे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, कैसे वो पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स कहलाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स क्या हैं, एग्रेनुलोसाइट्स क्या हैं. फिर ये सारा देखने के बाद उसका फंक्शन देखा, जिसमें इम्यूनिटी डिटेल से पढ़ ली, इन्फ्लेमेशन पढ़ ली, जनरल भी और स्पेसिफिक भी. उसके बाद हमने एंड पे, जैसे आरबीसीज में पढ़ा था या जैसे फिजियोलॉजी पढ़ाने का तरीक़ाकार होता है, एंड पे हमने एबनॉर्मेलिटीज़ देखी. वाइट ब्लड सेल की एबनॉर्मेलिटीज़ में हमने न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया, इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोपिनिया, वो भी देख लिया. इसी तरह अगर वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाएं तो हमने ल्यूकीमिया, जैसे वाइट कैंसर या ब्लड कैंसर भी कहते हैं या फ्लूइड कैंसर भी कहते हैं, हमने ल्यूकीमिया और उसकी टाइप्स भी पढ़ ली. तो रेड ब्लड सेल्स पढ़ाते हुए जो रह गया था एक एबनॉर्मेलिटी, थैलेसीमिया, वो भी हमने कवर कर लिया. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 3-4 लेक्चर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. मेन कोर्स जो होगा वो सारा उसी तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो बुक है हमारी रेफरेंस शेरवुड की, उसी से चलेगा. आप मेरी बातें सारी उससे टैली करेंगे, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी. यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर भी लगी हुई है जिसमें एक डेंड्रेटिक किस्म का सेल दिखा रहे हैं. डेंड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा सेल जो दरमियान में गोल हो और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हो. ठीक है, ये एक पड़ा हुआ है बीच में, रेड ब्लड सेल्स के बीच में एक गोल सा कंप्लीटली राउंड वाइट ब्लड सेल है और उसके ऊपर एक डेंड्रेटिक ब्रांचेस वाला वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट पड़ा हुआ है, थ्रोम्बोसाइट. ये भी जहन में रखेंगे कि वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेटलेट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस इज नॉट होम्योस्टेसिस, डू नॉट कंफ्यूज इट विद होम्योस्टेसिस. हीमो मीन्स ब्लड एंड स्टेसिस मीन्स रुक जाना, तो ब्लड का रुकना हीमोस्टेसिस है. आप कह सकते हैं कि ये क्लॉटिंग है, कोएगुलेशन है, लेकिन असल में क्लॉटिंग और कोएगुलेशन की जो टर्म है एक ही चीज़ है, क्लॉटिंग ऑब्लिक कोएगुलेशन. ये हीमोस्टेसिस के प्रोसेस का एक स्टेप है जो आगे मैं समझाऊंगा. तो ब्लड को रोकने का काम है प्लेटलेट्स का, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का, और हम उसके प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे उसी तरतीब से जैसे हमने रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स पढ़े हैं. अब वही तरतीब फॉलो करते हुए लेट्स सी व्हाट थ्रोम्बोसाइटोजेनेसिस इज. It means the formation of platelets. नीचे I have pasted the same picture, वो जो lineages वाली पिक्चर है जिसमें बोन मैरो में मौजूद हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बहुत सी lineages को पकड़ता है और डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. हमने एक lineage निकाली
एरिथ्रोसिटिक, हमने उससे एरिथ्रोसाइट्स बनाए। हमने एक मोनोसिटिक लीनिएज निकाली, उससे मोनोसाइट्स बनाए। हमने ग्रेनुलोसिटिक लीनिएज निकाली, उससे बाकी तमाम ग्रेनुलोसाइट्स बनाए। हमने लिम्फोसिटिक लीनिएज निकाली, हमने लिम्फोसाइट्स बनाए। इसी तरह एक आखिरी है जो इस पिक्चर में एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर दिखाई हुई है, उसे कहते हैं मेगा कैरियोसिटिक लाइन। मेगा मींस बिग, कैरियो KARYO। मैंने कहा था कि मेडिकल के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को याद रखें। कैरियो मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से भरा हुआ एक बहुत बड़ा सेल। सो दिस लीनिएज इज कॉल्ड अ मेगा कैरियोसिटिक लीनिएज। इस सेल से जो चीजें बननी है इस लीनिएज के थ्रू, दे आर एक्चुअली थ्रोम्बोसाइट्स। तो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक मेगा कैरियोसाइट जो उसी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बना, उससे बन रहे हैं आगे प्लेटलेट्स। अच्छा, फिर हमने जब आरबीसी पढ़ा था ना, तो हमने कहा एरिथ्रोजेनेसिस के लिए एक हार्मोन जरूरी था, एरिथ्रोपोइटिन। और ये भी आपने पढ़ा उस साइकिल में कि लिवर ऑलरेडी एरिथ्रोपोइटिनोजेन बना के रखता है ब्लड में, लेकिन जब भी कभी हाइपोक्सिया होता था तो लिवर से बनने वाला एरिथ्रोपोइटिनोजेन किडनी कन्वर्ट कर देता था उसको एक्टिव एरिथ्रोपोइटिन में, जो आगे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे अटैच होता था और फिर एरिथ्रोजीनिक एक्टिविटी को बढ़ा देता था। ये सारा आरबीसी की एरिथ्रोजेनेसिस मैंने रिवाइज करा दी। सिमिलर पैटर्न पे एक हार्मोन साइंटिस्ट ने अभी कोई 7-8 साल पहले, 9 साल पहले रिपोर्ट किया, थ्रोम्बोपोइटिन। ये भी उसी तरीके से लिवर से थ्रोम्बोपोइटिनोजेन बनकर ब्लड में फिर रहा होता है और थ्रोम्बोपोइटिन कन्वर्ट होता है किडनी से उसी तरीके से सेम, और फिर वो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे जाकर और थ्रोम्बोपोइसिस या थ्रोम्बोसाइटोजेनेसिस एनहांस कर देता है। प्लेटलेट्स के बनने में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि इनका स्प्लीन जो है वो रेजर्वॉयर होता है। स्प्लीन, जिसको आप मेरे ख्याल तिली बोलते हैं, ये स्प्लीन मैंने पहले भी इसके बारे में समझाया, इसको रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। सारे रेड ब्लड सेल्स मेजरली, ज्यादातर जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में टूटा करते थे, हेमोलिसिस की बात कर रहा था, तो मेनली वो स्प्लीन में टूटते थे। अब यहां पे ये रिजर्वॉयर के तौर पे काम करता है, विच मीन स्टोरेज। सो स्प्लीन इज अ स्टोरेज ऑर्गन। ये सारे प्लेटलेट्स जो है स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाते हैं। जब कहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो स्प्लीन हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स जो उसके अंदर स्टोर्ड पड़े हैं, दे कम आउट इनटू द ब्लड एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टिश्यू विच इज डैमेज्ड। वहां जहां जाके इन्होंने हीमोस्टेसिस यानी क्लॉटिंग वगैरह करानी होती है, जो हम आगे देखेंगे। अब ये प्लेटलेट्स के बनने के प्रोसेस में एक पॉइंट और नोट कर ले कि इनका जो लाइसिस है, जैसे कि एरिथ्रोलाइसिस, हिमोलिसिस यानी कि आरबीसीज का रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हुआ करता था, इन प्लेटलेट्स का भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होना है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसका दूसरा नाम है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। मैं रिपीट कर दूं, ब्लड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सेल है मोनोसाइट। Until and unless that monocyte is in the blood, it will be called a monocyte. But when it gets into the tissue and starts residing and living in the tissue, it is known as a macrophage. इसीलिए सिस्टम को हमने नाम दिया मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो इन प्लेटलेट्स का भी लाइसिस जो है वो उसी तरह जाके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होना है। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई नई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है मजीद डिस्कस करने के लिए थ्रोम्बोसाइटोजेनेसिस के एस्पेक्ट में। अब जैसे हमने आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देखी, हमने वाइट ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखी। वाइट ब्लड सेल्स तो चूंकि ज्यादा थे, 5 तरह के थे, तो हमने ईच वाइट ब्लड सेल को इंडिविजुअली मॉर्फोलॉजी उसकी देखी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लेटलेट्स, पहले इंटरेस्टिंग बात नोट कर ले। मुझे नहीं पता कि जब भी बुक्स ये लिखती है तो ये क्यों लिख देती हैं द ओनली सेल प्रेजेंट इन द मैमल्स, मैमल्स का वो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज एन आरबीसी। वहीं पे लिख देना चाहिए आगे वाली बात भी कि देयर इज अनदर सेल एज वेल, प्लेटलेट। अब देखें, ये जो प्लेटलेट है ना, ये अभी जो मैंने पीछे एक सेल का नाम लिया जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की ही एक तरह की, उसी से निकलने वाली एक चीज है, उसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। बड़े बड़े सेल्स हैं ये। उन सेल्स के जब टुकड़े होते हैं ना, फ्रेगमेंट्स, वो फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं प्लेटलेट। तो प्लेटलेट तो खुद एक टिपिकल सेल नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेड ब्लड सेल। मैंने कहा था रेड ब्लड सेल पढ़ाते हुए, रेड ब्लड सेल इज एन एटिपिकल सेल। क्यों? बिकॉज उसमें न्यूक्लियस नहीं था, उसमें ऑर्गेनेलिज नहीं थे। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं प्लेटलेट के साथ। प्लेटलेट फ्रेगमेंट से बना है मेगा कैरियोसाइट की।
लीनिएज वाली पिक्चर देख लीजिएगा। तो जब वो एक बड़े सेल का फ्रेगमेंट है तो छोटे छोटे उसके टुकड़े बनेंगे, तो किसी टुकड़े के हाथ में न्यूक्लियस नहीं आएगा। तो प्लेटलेट इज ऑल्सो एन एन्यूक्लिएटेड एटिपिकल सेल। लेकिन इसमें एक फर्क है आरबीसी के कंपैरिजन में। प्लेटलेट में बाकी सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, जबकि उस रेड ब्लड सेल में बाकी सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं होते थे। इसकी मॉर्फोलॉजी का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, और आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी मैंने रिवाइज भी किया था फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फंक्शन। तो इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है एक्टिन मायोसिन। अब ये भी आप 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं। दीज आर द टू मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर मसल्स। मसल्स आपको पता है, वो चाहे कार्डियक मसल हो, वो स्मूथ मसल हो, वो स्केलेटल मसल हो, उसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स लाजमी होनी है। प्लेटलेट में एक और तीसरी कॉन्ट्रैक्टाइल बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोस्थीनिन। सो प्लेटलेट का स्ट्रक्चर क्या हुआ? एन्यूक्लिएटेड है, एटिपिकल है, सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, और 3 इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब है ये खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर इज इक्वल टू फंक्शन। यही स्ट्रक्चर समझ आएगा तो आगे हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। और प्लेटलेट का फंक्शन एक लफ्ज में क्या है? हीमोस्टेसिस। इस स्लाइड के बाद से अब हम ये नहीं कहेंगे कि क्लॉटिंग। देखिए, क्लॉटिंग या कोएगुलेशन जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अभी आगे भी करूंगा, वो तो हीमोस्टेसिस की एक स्टेज है। तो हम आज से बोलेंगे प्लेटलेट का फंक्शन हीमोस्टेसिस। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज हीमोस्टेसिस। ये सारी छोटी छोटी सब हेडिंग्स बनी हुई है जो आपने रेड ब्लड सेल के एट्रीब्यूट में भी पढ़ी थी, व्हाइट ब्लड सेल पढ़ते हुए भी पढ़ी थी। रेफरेंस रेंज नॉर्मल कितना है? 1 ml ब्लड के अंदर तकरीबन 250 मिलियन होते हैं प्लेटलेट्स। यूं कह लें उसको कि इफ वी स्टार्ट काउंटिंग दीज 15 लाख टू 35 लाख पर क्यूबिक mm प्लेटलेट्स होते हैं, और बड़ा ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, 10 डेज। देखिए, लाइफ स्पैन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें। आपको मैंने पहले एक मेडिकल टर्म पढ़ाई हुई है, हेमरेज। हेमरेज मीन्स द ब्लीडिंग फ्रॉम द कट वेसल्स। आम सादी डेफिनेशन में कोई ब्लड वेसल कट गई है और उसमें से खून रिस रहा है, दैट इज डिफाइंड एज हेमरेज। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि हेमरेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मेन इंटरनल हेमरेज, एक्सटर्नल हेमरेज। आपकी बॉडी के बाहर कट लगा है, ब्लीडिंग हो रही है, आपको ब्लीडिंग होती नजर आ रही है, एक्सटर्नल हेमरेज। आप सो के उठे हैं, अचानक आपकी बॉडी में ब्लूइश सा एक पैच बना हुआ है, नील बना हुआ है, या लाल स्पॉट बना हुआ है, आपको पता ही नहीं लगा कब चोट लगी है, दैट इज एन इंटरनल हेमरेज। आपको बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन, कोई चीज, कोई वेसल टूट गई है, अंदर ही अंदर आपको ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल हेमरेज। इनका लाइफ स्पैन इतना छोटा इसलिए है, रेड ब्लड सेल्स का तो 120 डेज था ह्यूमन के, इसका इसलिए है कि अननोइंगली, ना जानते हुए भी आपकी बॉडी के अंदर हर टाइम वियर एंड टीयर हो रही है। वियर एंड टीयर, थक रहे हैं, टूट रहे हैं, अंदर ब्लड वेसल्स कट रही हैं, देयर आर स्मॉल टीयर्स। टीयरिंग कहते हैं छोटी छोटी लैसरेशंस को, मेडिकल की टर्म्स बोल रहा हूं ये, जिनमें छोटे छोटे स्किन के ऊपर कट्स पड़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। तो अब उन हीलिंग्स करने के लिए उनको, आखिर उसने हीमोस्टेसिस तो करना है, तो हीमोस्टेसिस के प्रोसेस के लिए हर टाइम वहां पे प्लेटलेट्स यूटिलाइज हो रहे हैं, इसीलिए 10 डेज इसका लाइफ स्पैन है। अब जैसे हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, इनकी हम प्रॉपर्टीज देख लें। तो इनकी प्रॉपर्टीज में ये ज़हन में रखें, दे कैन एडहीज। एक प्लेटलेट, मैं अभी आगे भी इसके प्रोसेस में समझाऊंगा जब हीमोस्टेसिस पढ़ाऊंगा, एक प्लेटलेट कभी भी नॉर्मल ब्लड वेसल के साथ नहीं चिपकेगा। वो तभी चिपकेगा जब ब्लड वेसल इज अ कट, इट गेट्स अ कट, उस पर कोई टीयर लग गया। TER, टीयर आंसू को भी कहते हैं, TEAR टीयर कट को भी कहते हैं। इफ योर ब्लड वेसल इज कट, वहां कोई डैमेज हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन छिली है, वहां एडहीजन करेगा, चिपकेगा, फिर वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेशन इज अनदर वन प्रॉपर्टी ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स ऑफ द प्लेटलेट्स। रेस्टिंग फेज से डेंड्रिटिक फॉर्म में कन्वर्ट होने का नाम प्लेटलेट की एक्टिवेशन है। The conversion of the platelet from its resting stage to the dendritic form is called activation of a platelet. फिर जैसे white blood cells बहुत सी चीजें सिक्रीट करते थे, प्लेटलेट्स भी बहुत सी चीजें सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन। फिर अभी मैंने पीछे पढ़ाया, दे हैव 3 मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सो एडहीजन, एक्टिवेशन, सिक्रीशन और कंट्रैक्शन, दीज आर द 4 मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेटलेट्स। ये प्रॉपर्टीज इकट्ठी करूंगा तो इन प्लेटलेट्स का फंक्शन बढ़ जाएगा, और वो फंक्शन है हीमोस्टेसिस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे।
नीचे राइट वाले बॉक्स में मैंने आपको सिक्रीशंस लिख दी हैं इसकी। ये GF डज नॉट मीन गर्लफ्रेंड, इट मीन्स ग्रोथ फैक्टर्स। देयर आर मेनी ग्रोथ फैक्टर्स इन द बॉडी। ग्रोथ करवाते हैं, कई कई चीज़ों से रिलीज हो रहे होते हैं, कई कई ऑर्गन्स और टिश्यूज से रिलीज हो रहे होते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाता। थ्रोम्बोक्सिन A2, आज इस लेक्चर में बहुत सारे नई मेडिकल की टर्म्स आएंगी। ये एक थ्रोम्बोक्सिन A2 एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन का लफ्ज आपने पढ़ा होगा, मैं आगे भी डिटेल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे एक आध दिन लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। एक स्पेसिफिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, उसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2, ये रिलीज करता है। ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसकी बड़ी मेजर सिक्रीशन है ये। सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन का नाम तो आपने वहां भी पढ़ा था, जो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स थे और वाइट ब्लड सेल्स रिलीज करते थे। फिब्रिनोजन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है बहुत बड़ा, ये ब्लड के अंदर है, मौजूद है, प्लाज्मा में है। आप प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन माइनस कर दें तो क्या बन जाता था? सीरम। मैंने पढ़ाया भी था ऐसे कि प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। सीरम में मैं फिब्रिनोजन ऐड कर दूं, वो प्लाज्मा है। तो ये फिब्रिनोजन वो क्लॉटिंग फैक्टर है। तो 5 मेन सिक्रीशंस हैं प्लेटलेट्स की, ग्रोथ फैक्टर्स, थ्रोम्बोक्सिन A2, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, सेरोटोनिन और फिब्रिनोजन। अब प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए, प्लेटलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनमें सिक्रीशंस शामिल हैं, जहन में रखते हुए वी विल मूव टूवर्ड्स इट्स फंक्शन कॉल्ड हीमोस्टेसिस। लेकिन ये फंक्शन पढ़ने से भी पहले आपने 11वीं 12वीं में एक चीज और यू माइट, ये 13 थे, आपने वहां पे नाम भी दिया हुआ था, लिस्ट भी बनी हुई थी। अब आपने वहां पे याद नहीं किए होंगे, एग्जाम भी नहीं दिए, ऐसे ही हम आगे आ गए हैं प्रॉबेबली। अब जो है, अभी यू नीड टू क्रैम ऑल ऑफ दीज। एक एक क्लॉटिंग फैक्टर का नाम आपकी, इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। 1, ये देखिए रोमन तरीके से लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 13, टोटल 13 है। लेकिन जो इसमें नंबर 6 है वो ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट मींस इट्स नो मोर देयर, साइंटिस्ट ने खत्म कर दिया, है ही नहीं है। तो बाकी रटा मारने के लिए 12 रह गए। लेकिन आपको फैक्टर वही रखना है, जैसे 9 जो है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टीन है, 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन है, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी कहते हैं। मैंने डिजीज भी पढ़ानी है आगे, आपने ये भी पढ़ी हुई होगी, जिसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, हीमोफिलिया। तो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। इसी तरह एक और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी है, वो फैक्टर नंबर 11 है। फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन है, बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे ज्यादा जो बच्चों को तो लाजमी आने चाहिए। फैक्टर 1 फिब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आइंस की फॉर्म में। अगर इनमें से कोई एक भी फैक्टर ना हुआ या कम हुआ, बिलीव मी, अ पर्सन इज गोइंग टू हैव ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ने हैं आगे, बहुत सारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। एक का नाम आज आ गया, हीमोफिलिया। और कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि लिवर इज द मेन ऑर्गन जो तकरीबन सारे के सारे 99.9% ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर बनाता है। और लिवर नहीं बना सकता these clotting factors until and unless it gets a continued supply of vitamin K. अगर विटामिन के इसको मिलती रहेगी तो ये लिवर बनाता रहेगा। तो मैं सम अप कर देता हूं इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का, ये सारे समझ आएंगे, इन्हीं का रोल है हीमोस्टेसिस में। देखिए नीचे स्लाइड के ना लेफ्ट कॉर्नर में रेड कलर के बॉक्स में मैंने टाइटल दिए हुए थे। अब तक जो पीछे टाइटल चल रहा था वो था प्लेटलेट, अब इस स्लाइड से टाइटल चेंज हो गया, हीमोस्टेसिस शुरू कर रहे हैं हम। तो उस प्रोसेस को समझने के लिए हीमोस्टेसिस के ये फैक्टर्स पता होने चाहिए। और मैं यूं कह लेता हूं इस स्लाइड के सम अप में कि इफ देयर इज अ डैमेज टू द लिवर और इफ देयर इज इन एनी वे विटामिन के डेफिशिएंसी, देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड अ पर्सन कैन हैव एनी ऑफ द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। क्लॉटिंग नहीं होगी उसमें, हीमो, बल्कि मुझे क्लॉटिंग तो कहना ही नहीं चाहिए, फिर मैं नॉन साइंटिफिक बात कर रहा हूं। मुझे कहना चाहिए हीमोस्टेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा अगर लिवर डैमेज हुआ, विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई, कोई क्लॉटिंग फैक्टर कम हुआ अमाउंट में, क्वांटिटी में ब्लड के अंदर। सो दीज आर द 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा, अब प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। ज्यादा देर अगर आप चौकड़ी मार के बैठे रहे ना, तो फिर आप जब उठते हैं ना
तो मतलब गोडे पकड़े जाते हैं। कुछ तो एज की वजह से भी होता है, मेरे तो नॉर्मल रूटीन है पकड़े जाएंगे, बट आई एम 50 ईयर्स ओल्ड नाउ, लेकिन नॉर्मल रूटीन भी है। आप कोच में बहुत देर तक ऐसे बैठे रहें, व्हेन यू गेट डाउन फ्रॉम द कोच आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, यू सीम लाइक योर ब्लड इज स्टक, आपका खून रुक गया, घुटनों में आपके दर्द हो रही है। ये सारा प्रोसेस अभी समझाता हूं वो क्या रहा है। एक और बात नोट करें, कुछ लोगों के बारे में कहते हैं कि ब्लड उनका बड़ा थिक है, कुछ लोगों के बारे में कहते हैं ब्लड थिन है। मैं जब पहले अपना डोनेशन देता था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मैं हर साल अभी भी अब साल में एक दफ़ा लाजमी देता हूँ, पहले तो हर साल में 2-2 दफ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आई हैव ब्लड माई सेल्फ, डोनेट कर चुका हूँ मैं ब्लड। तो ब्लड डोनेशन पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह किसी एक लेक्चर में। जब पहले मैं ब्लड दिया करता था तो माई ब्लड वॉज वेरी थिन। अब हम थिन की जगह उसको मेडिकल टर्म यूज करेंगे, हाइपोकोएगुलेबिलिटी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हाइपोकोएगुलेबिलिटी का मतलब ब्लड में कोएगुलेट होने की। आप पहले कोएगुलेट तो समझ लें, ब्लड लिक्विड है, उसका सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट होने का नाम, क्लॉट बन जाने का नाम कोएगुलेशन है। कोएगुलेशन ही का दूसरा नाम क्लॉटिंग है। ठीक हो गया? क्लॉटिंग या कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू अ जेल एंड फॉर्मिंग अ क्लॉट। तो अगर आप में क्लॉटिंग के बनने की, कोएगुलेशन की एबिलिटी ब्लड में ज्यादा है तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी, अगर कम है तो हाइपोकोएगुलेबिलिटी। मैं कहता हूं ब्लड पतला है तो हाइपोकोएगुलेबल है। मैं कहता हूं मेरा ब्लड गाढ़ा है, अब मेरा ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया, बैग भरने में बड़ा टाइम लग जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। तो अब इसका क्या मतलब है, मेरे में क्या है ब्लड में, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हीमोस्टेसिस समझ आएगा। अच्छा, फिर हीमोस्टेसिस डिफाइन कैसे करूं? मैंने बताया हीमो मींस ब्लड, स्टेसिस मींस रुक जाना, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। ये अरेस्ट वो नहीं है कि पुलिस वाला अरेस्ट, इट मींस स्टॉपेज, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अ ब्रोकन वेसल, फ्रॉम अ कट वेसल। कोई वेसल कट हुई है और मैंने कहा आपकी बॉडी में आपको पता भी नहीं है कितने बिलियंस ऑफ टीयर्स एंड लेसरेशंस एंड कट्स पड़ रहे हैं, तो उन कट्स को रोकने का नाम, उस प्रोसेस का नाम हीमोस्टेसिस है। हमने क्लॉटिंग देखी डेफिनेशन, हमने हीमोस्टेसिस देखी। अब एक और हमने ब्लड का थिक होना या थिक होना देखा। अब ये भी नोट कर लें, ब्लड में देयर इज अ वॉर ऑलवेज गोइंग ऑन बिटवीन योर कोएगुलेंट्स एंड एंटाइकोएगुलेंट्स। दोनों में हर टाइम जंग हो रही है। अगर कोएगुलेंट्स जीत गए तो आप में क्लॉटिंग हो जाएगी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अगर आपके एंटीकोएगुलेंट्स जीत गए तो आपका ब्लड पतला होगा, आप हाइपोकोएगुलेबल है। अगर आपने ये बेसिक्स वाली बातें समझ ली ना, तो बिलीव मी, हीमोस्टेसिस का प्रोसेस इज जस्ट अ हलवा, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अच्छा, मैं एक और तरीके से समझाता हूं। जब आपको मैंने एग्जांपल दी कि आप क्रॉस लेगेड बैठ रहे हैं, क्रॉस लेगेड चौकड़ी मार के, तो ब्लड का फ्लो वापस जो जा रहा होता है हार्ट की तरफ, वीनस रिटर्न जिसको बोलते हैं, वीनस रिटर्न। मैंने पहले भी बोला कि आज के लेक्चर में बहुत सारी मेडिकल टर्म्स आएंगी। तो आपका वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वेसल्स दबी हुई है, खून वापस नहीं जा रहा। खून वहां थोड़ी देर अगर खड़ा हुआ ना, तो जो जंग हो रही थी कोएगुलेंट्स की और एंटी कोएगुलेंट्स की, कौन जीत जाएगा? कोएगुलेंट्स। वहां पर आपकी हाइपर कोएगुलेबिलिटी होगी, फिर आप उठ के टांग झटक रहे होते हैं ताकि ब्लड चलना शुरू हो, और वो जो आपका ब्लड हाइपर कोएगुलेबल हो गया यानी थिक हो गया, वो फौरन थिन हो और फ्लो करे। तो ब्लड की थिकनेस, ब्लड की थिननेस, ब्लड की लिक्विडिटी होना या ब्लड का सेमी सॉलिड होना, क्लॉटिंग ज्यादा होना या कम होना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हीमोस्टेसिस के। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना हीमोस्टेसिस का, इसमें दो मेन चीजें काम आनी है। एक तो जो हमने आज सेल्स शुरू कर दी हैं वो काम आने हैं, प्लेटलेट्स। नंबर 2, अभी जो पीछे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई है मैंने आपको 12, असल में 13, लेकिन एक ऑब्सोलीट हो गया, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स। उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स कह लें या प्लाज्मा प्रोटीन्स कह लें, चीज एक ही है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स तो बहुत सारी होती है ना, उनमें से ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, they will work together and they will stop the hemorrhage. So stopping that hemorrhage, process of stopping that hemorrhage, process of stopping the bleeding from a cut vessel is called hemostasis. And in the process of hemostasis, players कितने हैं हमारे पास? 2. प्लेटलेट्स भी प्लेयर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्लेयर्स हैं। अभी आप स्पेसिफिकली मूव करेंगे टू, अभी मेन डिटेल्ड प्रोसेस समझाने से पहले आई एम स्टिल वर्किंग ऑन योर बेसिक्स
कि किसी चीज तरह से हम अपनी बॉडी के, अपने ब्लड वेसल्स के, प्लेटलेट्स के, क्लॉटिंग फैक्टर्स के, इन चीज़ों की बेसिक्स को समझ जाएं ताकि हम फिर प्रोसेस पे पहुंच जाएं स्पेसिफिक, जो अभी हमने पीछे देखा जिसके 3 स्टेप्स हैं, वैस्कुलर स्पैज्म, प्लेटलेट प्लगिंग और कोएगुलेशन। 3 स्टेजेस हैं। उन स्टेजेस को समझने से पहले आपके बेसिक्स को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखें, ये डायग्राम भी आपने एफएससी में देखी होगी, एज आई ऑलवेज से कि हराम की होगी 11वीं 12वीं में। देर इज एन आर्टरी, देर इज अ वेन, देर इज अ कैपिलरी। सबसे मोटी आर्टरी, सबसे बारीक कैपिलरी, दरमियानी वेन। हर वेसल के अंदर, ये 2 तरह की डायग्राम्स मैंने लगाई हैं, इनके स्ट्रक्चर को समझ लें। एक तो दरमियान में जो सुराख है ना, उसे कहते हैं लूमन, LUMEN, लूमन। किसी भी ट्यूब होगी ना, कोई भी बॉडी का ऑर्गन ट्यूब लाइक होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT, ये ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक ट्यूब है ना, तो इसका भी ल्यूमन है, इसका भी ल्यूमन है। हर चीज जो ट्यूबुलर होगी उसका ल्यूमन होगा। इसी तरह हर ब्लड वेसल का ल्यूमन होता है। अब देखें आप, वेन का लूमन बड़ा, आर्टरी का लूमन छोटा, लेकिन आर्टरी के ऊपर कवरिंग बहुत ज्यादा है। देखिए, क्रीम रोल लाइक चीजें हैं ये। क्रीम रोल हमारे ज़माने में तो बहुत आते थे, पता नहीं आप लोगों ने खाए हैं कि नहीं, अब तो बेकरियों पे अच्छे आने भी बंद हो गए हैं। आप देखिए, आर्टरी के ऊपर बड़ी थिक लेयर चढ़ी हुई है। जहां पे लूमन होता है ना, उसके बिल्कुल साथ वाली दीवार वो एंडोथीलियम कहलाती है। आप वर्ड एपिथीलियम तो सुनते रहे होंगे, लेकिन अब वर्ड आ गया एंडो। ट्यूब के अंदर वाली साइड की जो दीवार है, जो मेम्ब्रेन है, दैट इज एंडोथीलियम। अब कैपिलरी जो होती है ना, सबसे बारीक होती है। ये डिफरेंसेस आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, मैं जरा एलैबोरेट कर रहा हूं ताकि आगे मैं हीमोस्टेसिस का प्रोसेस समझा सकूं। जो कैपिलरी होती है ना, वो सिंगल सेल्ड लेयर है। कैपिलरी इज द थिनेस्ट ऑफ द वेसल्स। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। कैपिलरी थिनेस्ट है, लूमन स्मॉल होता है। वॉल जो उसकी है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, एंडोथीलियम, बस। अब मैं इससे ऊपर चलता हूं, वेन। वेन की पहले लूमन आ गया, वो जो खाली जगह है, कैविटी, जैसे पानी लगाने वाले पाइप में भी अंदर लूमन होता। उसके बाद एंडोथीलियम आ गया। एंडोथीलियम के बाहर उसके लेयर्स हैं, आउटर वॉल्स हैं, एक स्मूथ मसल की लेयर है, उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा हुआ है, ये वेन है। तो वेन में तो बहुत सारी लेयर्स हैं, जबकि कैपिलरी में सिंगल लेयर थी, एक सेल्स की एक लेयर थी, एक ही तरह के सेल्स की, एंडोथीलियम। अब आ जाए आर्टरी पे, मोटी तरीन, थिक आउटर वॉल, छोटा सा लूमन, बीच में स्मूथ मसल्स। तो ये स्ट्रक्चर समझेंगे तो अब आगे हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस। ये इसलिए समझाया, देखें यहां मैंने ब्लॉक में, ब्लैक कलर के ब्लॉक में एक जुमला लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कनेक्टिव टिश्यू lies between the endothelium and the outer smooth muscle layer in all vessels. कैपिलरी को निकाल दें आप, एक्सेप्ट कैपिलरी। कैपिलरी में तो एक ही लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंडोथीलियम। वेन में और आर्टरी में सबसे पहले आ गया एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के बाद आई एक बारीक सी झिल्ली ना नजर आने वाली मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है स्मूथ मसल, फिर उसके ऊपर बाद में आता रहेगा ऊपर और भी जो भी चढ़ना। तो कनेक्टिव टिश्यू है एंडोथीलियम और स्मूथ मसल लेयर के बीच में हर वेसल में, लेकिन कैपिलरी में नहीं है। अब हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, तो हमने जो हीमोस्टेसिस के 3 प्रोसेसेस निकाले थे, वैस्कुलर स्पैज्म, प्लेटलेट प्लगिंग, क्लॉटिंग ऑब्लिक कोएगुलेशन, उनको स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली भी देखेंगे और कॉम्बिनेटिवली भी देखेंगे, मिलकर वो कैसे हीमोस्टेसिस करवाते हैं, यानी ब्लीडिंग को अरेस्ट करते हैं, रोकते हैं फ्रॉम अ कट वेसल। लीजिए, अब हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस की तरफ आ गए, हीमोस्टेसिस, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए 2 मेन प्लेयर्स, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट्स हमने देखा, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, मॉर्फोलॉजी, यानी उनके फीचर्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, सारों इकट्ठा करेंगे उनके फीचर्स को, हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होगा। पहली स्टेज है हीमोस्टेसिस की, वैस्कुलर स्पैज्म। लफ्ज वैस्क्यूलो जहां आ जाए, प्रीफिक्स है मेडिकल का, इट मींस वेसल, ब्लड वेसल। स्पैज्म का मतलब होता है झटका। अब बाज़ औक़ात आपने देखा हो रोड पे लोग जिनको अक्सर मिर्गी होती है या जिनको झटके लगते हैं, हम कहते हैं सीजर्स, झटके।
लेप्सी झटके, एपिलेप्सी मिर्गी, उन लोगों में आप कह सकते हैं स्पैज्म हो गया है, स्पैस्टिक कंडीशन है। स्टमक में बहुत हो जाता है आजकल, मुझे बहुत है। रमज़ान ख़त्म हुआ है ना, तो अब दोबारा सारी रूटीन दबने की, खाने पीने की बहुत ज़्यादा होगी। बेतुका खा रहे हैं, 15-15 टाइम खा रहे हैं माशाल्लाह। तो अब मुझे स्पैज्म हुआ हुआ है। मैं कहता हूँ मुझे आई हैव गॉट गैस्ट्रिक स्पैज्म, आई हैव गॉट इंटेस्टिनल स्पैज्म, झटके लग रहे हैं मुझे अंदर, मरोड़ पड़ रहे हैं, जिनको हम आम जुबान में मरोड़ बोलते हैं। तो वैस्कुलर स्पैज्म का मतलब है वेसल फौरन 1 सेकंड के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए। इमीडिएट वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड वैस्कुलर स्पैज्म। ये क्यों होता है? अगर उस जगह कोई एंडोथीलियम डैमेज हुई, राइट साइड की पिक्चर में नजर आ रहा होगा एक एंडोथीलियम, ये एपिथीलियम लिखा है इसने, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल की है तो एंडोथीलियम, ये डैमेज हुई तो ये जगह फौरन कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। ये देखें यहां पे, बल्कि लेफ्ट वाली पिक्चर में दिखाता हूं, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी ताकि मजीद खून जाए ना जाए। ये कैसे होती है? ये जिसे मैं आम जुबान में बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं फुड़कना, ब्लड वेसल फुड़केगी आपकी। ये इसलिए होता है, ये क्यों? इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है? इसमें मायोजीनिक, लफ्ज माई इंग्लिश में तो मेरा होता है, घर में काम करने वाली भी माई होती है, लेकिन यहां मेडिकल साइंसेज में मसल, मायोजीनिक जेनेसिस, मसल से बनने वाला, ये मसल्स का रेस्पॉन्स है। मसल खुद ऑटो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मायोजीनिक रिफ्लेक्स है। ब्रेन भी कंट्रोल कर रहा है, न्यूरोनल भी है। ये ह्यूमरल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। जहां लफ्ज ह्यूमरल आ जाए, स्पेलिंग देख लीजिएगा ह्यूमरल के, इट मींस रिलेटेड विद हार्मोन्स। तो मैं यूं कह लेता हूं हार्मोन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स मिलकर ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं एकदम जल्दी से। आपने कभी नोट किया हो, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर कटिंग के बजाय क्रशिंग इंजरी हो जाए। मैंने 2 तरह की इंजरीज बोली हैं, कटिंग इंजरी, क्रशिंग इंजरी। अब कटा नहीं है, ऊपर को ट्रक चढ़ गया, अल्लाह ना करे टायर गुजर गए हैं हमारी टांगों के ऊपर से, तो आप देखें ब्लीडिंग नहीं होगी, फौरन वेसल्स ऑटो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वहीं का वहीं जमा लेंगी खून को कि बाहर ना निकले कहीं। यह है वैस्कुलर स्पाज्म, ठीक है। अब ये जो वैस्कुलर स्पैज्म है, हीमोस्टेसिस का पहला प्रोसेस है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करानी है हमने। एक होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक होती है वेजो डायलेशन। आपने अभी मैंने प्लेटलेट्स इकट्ठे नहीं किए, प्लेटलेट्स का रोल नहीं डाला, अभी तो पहली स्टेज पढ़ा रहा हूं। अगर मामूली सा कट लगा या इतना ज्यादा लगा, क्रशिंग इंजरी, तो वैस्कुलर स्पैज्म हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी। बाद में फिर अगला प्रोसेस हम चलाते रहेंगे उसके ऊपर, सेकंड वाला प्लेटलेट प्लगिंग, थर्ड वाला क्लॉट फॉर्मेशन। इन दोनों डायग्राम्स में वो आगे वाले प्रोसेसेस भी समझा दिए हैं वैसे, जो मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा। तो इसी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में वो जो चीज निकल रही थी थ्रोम्बोक्सिन A2, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। सेरोटोनिन वो भी थोड़ी बहुत वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो पहली स्टेज मैं सम अप करता हूं। पहले तो राइट साइड वाली जो पिक्चर बनी हुई है ना, इसमें एंडोथेलियम डैमेज हुई, हल्की सी वैस्कुलर स्पैज्म आया, जो यहां इन्होंने इस पिक्चर में नहीं दिखाया, इतना स्पैज्म आया। ये सेकंड स्टेज में स्पैज्म झटका लगा, लेकिन सुराख इतना बड़ा था स्पैज्म से बंद नहीं हो रहा। तो दूसरी स्टेज पे चले, प्लेटलेट्स इकट्ठे कर दिए, एक तुम्बा बना दिया, प्यार से मैं कहता हूं तुम्बा, प्लग, प्लेटलेट प्लग। उसके ऊपर फिर क्लॉटिंग होगी। यहां पर उसने तीनों स्टेजेस इकट्ठी कर दी हैं। तो पहली स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस इज कॉल्ड वैस्कुलर स्पैज्म। वेसल्स को झटका लगना, उनका खुद से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, मायोजीनिक, न्यूरोनल और ह्यूमरल फैक्टर की वजह से, और एक मेन इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से। वहां फॉरेन प्लेटलेट चिपकेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 निकालेगा, जो वैस्कुलर स्पैज्म करवाएगा। अगर इस स्पैज्म से काम हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो हम सेकंड स्टेज की तरफ मूव करेंगे, विच इज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ द इंजरी। जहां अगेन दिस पिक्चर आई हैव डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम दैट बुक, रेफरेंस बुक से, आप देख सकते हैं वहां पे इसमें ये स्टेज दिखाई हुई है, पूरी सेकंड स्टेज हीमोस्टेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। देखिए जहन में रखें, मैंने पहले भी बताया प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज बताते हुए, एडहीजन, लेकिन प्लेट तब तक नहीं प्लेटलेट चिपकेगा जब तक के स्मूथ वेसल स्मूथ ही रहे। आपकी हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, वो अंदर से बड़ी स्मूथ है। एज के साथ साथ वो अनस्मूथ हो जाती हैं, टूटती जाती हैं, तो प्लेटलेट्स भी ज्यादा चिपकेंगे। नॉर्मल स्मूथ वेसल पे कभी प्लेटलेट नहीं चिपकेगा, तभी चिपकेगा जब एंडोथीलियम डैमेज होगी। जब एंडोथीलियम डैमेज हुई, अभी मैंने आपको बेसिक्स में स्ट्रक्चर पढ़ाया है ब्लड वेसल्स का, तो कोलेजन एक्सपोज होगा ना, कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, एक होता है VWF, जैसे लिखा है ऐसे कैसे लिखते हैं इसको, इंटरनेशनल एब्रीविएशन है, छोटा V कैपिटल WF, इसे कहते हैं वॉन विली ब्रॉन्ड फैक्टर।
लेक्चर के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे चीजें। जैसे ही डैमेज होगी वेसल, कोलेजन एक्सपोज हो गया, कनेक्टिव टिश्यू बाहर नंगा हो गया, एंडोथेलियम को डैमेज हुआ, फौरन वहां प्लेटलेट्स चिपकेंगे, क्योंकि डैमेज्ड वेसल कोलेजन एक्सपोज कर चुकी है इसलिए। और डैमेज्ड वेसल खुद एक चीज निकालती है जिसे कहते हैं वॉन विली ब्रॉन्ड फैक्टर। आगे भी पढ़ेंगे हम ये फैक्टर डिटेल से, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स वहां चिपकना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या प्रोसेस, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। सबसे पहले जैसे ही इसकी स्टेजेस पढ़ लीजिएगा इस पिक्चर में 1 2 3 4। जैसे ही एंडोथेलियम नंगा हुआ, मैंने कहा नंगा हुआ, बेयर हुआ, ओपन हो गया, डैमेज हुआ एंडोथेलियम, कोलेजन निकला, यहां पर एक प्लेटलेट चिपकेगा। चिपकने के बाद वो दो चीजें रिलीज करेगा, अभी जो सिक्रीशन में मैंने बताई थी पीछे, एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन A2। एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन A2 स्टेज नंबर 2। लें जी, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन A2। अब एक्टिवेट कैसे हुआ, प्लेटलेट अटैच हुआ, अभी वो एक्टिवेटेड नहीं था, जैसे ही वो अटैच हो गया, मैंने कहा एक्टिवेशन क्या होती है, अभी पीछे पढ़ाई, रेस्टिंग स्टेज से प्लेटलेट का डेंड्रिटिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाना। अब प्लेटलेट अटैच हुआ, वो एक्टिवेट हो गया, आई एम सॉरी, एक प्लेटलेट अटैच हुआ, वो रेस्टिंग से डेंड्रिटिक में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ, उसने एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2 निकाले, वो ब्लड में गए। ये ब्लड वेसल दिखाई हुई है पूरी की पूरी, एक दीवार उसकी ये, एक दीवार ये है, बीच में ब्लड फिर रहा है, ये देखें, ये प्लेटलेट्स अटैच होते जा रहे हैं। तो जैसे प्लेटलेट अटैच हुआ, वो एक्टिवेट हुआ, उसने एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2 निकाले, उन्होंने साथ गुजरने वाले प्लेटलेट्स को भी स्टिकी कर दिया, चिपकदार कर दिया, वो भी मजीद इकट्ठे होना शुरू हो गए। ले जी, प्लेटलेट वहां पे सारे इकट्ठे होके एक तुम्बा बना रहे हैं, एक प्लग बना रहे हैं, ताकि ब्लड का लॉस ना हो, जो वेसल कट गई है उसको हम ठीक कर लें। अब एडीपी क्या करता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो सेक्रेटरी प्रॉपर्टी है प्लेटलेट्स की, वो साथ से गुजरने वाले प्लेटलेट्स को डायरेक्टली अपनी तरफ खींच लेता है स्टिकी बना के। और थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, नीचे मैंने ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर इसके दो फंक्शंस बताए हैं। ये भी डायरेक्टली प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि एडीपी कर रहा था। दूसरा, ये एडीपी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है प्लेटलेट से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझ लें, बड़ी इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी है बॉडी की। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट्स को, ब्लड में गुजरने वाले प्लेटलेट्स को चिपकदार बना के उनको अपने साथ अट्रैक्ट करवाता है, प्लस प्लेटलेट्स से एडीपी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फिर एडीपी आगे जाके मजीद प्लेटलेट्स लाता है। मकसद तो प्लेटलेट्स को इकट्ठा करना है प्लग बनाने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सेकंड स्टेज पढ़ रहे हैं हम प्लेटलेट प्लग की, मैं फिर सम अप कर देता हूं। व्हेन अ वेसल इज कट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ हीमोस्टेसिस इज वैस्कुलर स्पैज्म। Vascular spasm is because of myogenic, neuronal and many hormonal issues, and also by thromboxane A2. अगर ब्लड रुक गया तो ठीक है, otherwise the process of hemostasis will start its second cycle, second stage, platelet plug. Platelets never adhere to the normal smooth vessel. They are going to adhere when the blood vessel is going to get damaged. Endothelium will be exposed, collagen will be exposed, and the damaged vessel will release von Willebrand factor. What does this cause? It causes a platelet to go and attach itself, adhere itself, and get activated. That activated platelet releases ADP and thromboxane A2, which which act as attractants and make the flowing platelets of the blood more sticky. And those platelets also adhere and attach to the injured site. This way, a lot of platelets get. तीसरी स्टेज की तरफ जाने से पहले हम देखें हमने प्लेटलेट प्लग अल्लाह पाक ने क्यों बनवाया। देखें, आपने कहा ना, सम अप मैंने लेफ्ट पे दिया हुआ है ग्रीन कलर के बॉक्स में। प्लेटलेट डिस्पोज हुए, उनकी डिपॉजिटिंग हुई, आके डिपॉजिट हुए, एक्टिवेट हुए, एडहीज कर गए, चिपक गए, अपनी सिक्रीशंस की उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए। भाई कौन सी ऐसी अट्रैक्टेंट्स निकाले उन्होंने, एडीपी निकाला, थ्रोम्बोक्सिन A2 निकाला, एक और चीज भी होती है थ्रोम्बिन, जो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो अभी पीछे भी मैंने वैसे बताई है, अगर आपने रट्टा मारा हो, मारेंगे जब आप बाद में लेक्चर के, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन असल में है, उसी से बनता है, पढ़ाऊंगा आगे। तो ये प्लेटलेट को अट्रैक्ट कराने वाली चीजें हैं, ये वही डायग्राम पड़ी है। भाई एडवांटेज क्या है, हम प्लेटलेट प्लग क्यों करवा रहे हैं। देखें, जब प्लेटलेट वहां इकट्ठे हो गए ना, तो आपने उसकी मॉर्फोलॉजी में पढ़ा, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं।
वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सुकड़ जाता है, तो वो स्ट्रेंथनिंग मिलती है उस जगह को। वहां पे प्लेटलेट इकट्ठे हो गए हैं, वो सुकड़ गए ना, गीले रहेंगे तो वो तो बह जाएंगे, सुकड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट किए, सुकड़ना का मतलब यहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट किए तो स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, फिर वैस्कुलर स्पैज्म के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगी, फिर और चीजें रिलीज होंगी जो अगली स्टेज पे मूव कराएंगी, क्लॉटिंग, जो कि तीसरी स्टेज है। तो 3 मेन एडवांटेजेस हैं प्लेटलेट प्लग के। कंट्रैक्शन कराता है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स अंदर थी ना, वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं ताकि स्ट्रेंथनिंग मिले उस जगह को। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है वैस्कुलर स्पैज्म के थ्रू, और केमिकल्स रिलीज कराता है ताकि क्लॉटिंग हो। अब पढ़ेंगे हम असल क्लॉटिंग साइकिल, कोएगुलेशन साइकिल, क्लॉटिंग कैस्केड भी बोलते हैं जिसको, कैस्केड मीन साइकिल। अच्छा जी, अब क्लॉटिंग कैस्केड जब आप बुक्स में देखना शुरू करेंगे ना, बड़ी डिटेल है, शायद 11th-12th में आपने पढ़ा हो, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, 2 पाथवेज होते हैं बॉडी के अंदर चलते हैं क्लॉटिंग के लिए, लेकिन दोनों पाथवेज के जो एंडिंग टर्मिनल प्रोसेस है ना, असल वही है। अगर आप वो याद कर ले तो इट इज मोर देन इनफ। देखिए, क्लॉटिंग को हमने डिफाइन किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड, चेंज ऑफ ब्लड फ्रॉम लिक्विड टू जेल। अब प्लग तो बन चुका था, प्लग के ऊपर क्लॉट बनाना है ताकि सीलिंग प्रॉपर हो, खून ना जाए। अब यहां पे रोल आना है क्लॉटिंग फैक्टर्स का। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि हीमोस्टेसिस का प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ 2 मेन प्लेयर्स। नंबर 1 इज द प्लेटलेट्स एंड नंबर 2 इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब तक प्लेटलेट्स ने काम दिखाया, अगर अभी भी ना रुका ना तो अब क्लॉटिंग फैक्टर्स काम में आएंगे। क्लॉटिंग की कैस्केड को समझने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात समझ लें। एक इंग्लिश का लफ्ज होता है स्कैब, SCAB, उर्दू में या पंजाबी में हम लोग उसे कहते हैं खरिंड। कभी जख्म हो ना तो नोट करें, खरिंड बनता है, खरिंड गिर जाता है। ये भी जेहन में रखना, फिर आप ऐसे नहीं करते कि आप परेशान फिर रहे हो, ओहो मेरा खरिंड गिर गया, मैं ढूंढती फिरूं या ढूंढता फिरूं। खरिंड, स्कैब, गिर गया, बस यूजलेस चीज है। उसके नीचे जो स्किन निकलती है वो कैसी होती है? नॉर्मल स्किन से वाइट होती है, वहां निशान पड़ जाता है, स्कार। मैं कोशिश करूंगा, क्लास में दिखाऊंगा कभी, मेरे राइट हैंड में सर्जरी हुई हुई है तो पूरा लंबा लॉन्गिट्यूडिनल इंसर्शन दिया गया था, सॉरी इंसीजन दिया गया था, सर्जन ने दिया था, तो वो ठीक हो गया। कट इतना डीप था क्योंकि पूरी स्किन काट के अंदर मेरे रॉड डाले गए थे, प्लेट डाली गई थी, फ्रैक्चर हो चुका था मेरा रेडियस। तो वहां पे अभी तक मेरे बाजू के ऊपर, मेरी रिस्ट के पास लंबा सारा व्हाइट कलर का स्कार मार्क है। स्कैब खरिंड है, स्कार निशान है। अब पढ़ेंगे हम क्लॉटिंग। देखिए, आपने अभी पीछे फैक्टर्स पढ़े हैं ना, 12 फैक्टर्स हैं, उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी कोई, मैं यहां से शुरू करता हूं, ये भी मैंने उसी बुक से लिया है, आपकी स्टेजेस यहां पे दी हुई हैं। सबसे मेन चीज है प्रोथ्रोम्बिन। याद कर ले, पीछे फैक्टर्स में जाके देख ले, पहला फिब्रिनोजन था, दूसरा के तीसरा प्रोथ्रोम्बिन था। जब भी कोई कट लगा, प्लेटलेट्स वहां इकट्ठे हुए, अब सारों की वजह से जो साइकिल चलेगा वो प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा। प्रो मीन्स पहला, प्रो इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे ही वहां कट पे पहुंचेगा, ब्लड में पहले ही फिर रहा है प्रोथ्रोम्बिन, इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जो है ना, दैट इज एन एंजाइम, और एंजाइम यू नो कटिंग करता है, कैटालिसिस करता है रिएक्शंस की। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आएगा एक, वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? अब आपने कहा फैक्टर नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 तो कैल्शियम है, 2 फिब्रिनोजन, ये भी ब्लड में आपके फिर रहा है, क्लॉटिंग प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, लिवर बना बना फेंक रहा है, उन 13 में से एक है फिब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। तो प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। फिब्रिन क्या है? धागे, मैशवर्क, नेटवर्क, धागे, जैसे जैसे ग्रिल की जाली नहीं होती, फिब्रिन धागे। फिर एक और फैक्टर आएगा, फैक्टर नंबर 13, जिसका नाम ही फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। पीछे लिस्ट में जाके आप देख लेंगे, वो इस फिब्रिन फाइबर्स को स्टेबलाइज करेगा, नेटवर्क को जाला बनाएगा। ये वो क्लॉट बन रहा है, क्रिंड बन रहा है आपकी बॉडी में। ये जो थ्रोम्बिन है ना एंजाइम, इसको प्यार से मल्टीटास्कर कहते हैं, बड़ा मल्टीटास्किंग करता है, ये बहुत सारे काम इकट्ठे कर रहा होता है। ये थ्रोम्बिन मैंने पीछे पढ़ाया, ये देखें एक ब्लू लाइन जा रही है, ये प्लेटलेट्स को भी तो इकट्ठा करवा रहा था, प्लग बनवा रहा था। जब भी प्लेटलेट का प्लग बनेगा, अभी हमने पीछे पढ़ा प्लग बनाने में कौन कौन जिम्मेदार है, कौन से अट्रैक्टेंट्स है, ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2, तीसरा मैंने कहा था थ्रोम्बिन, अभी समझाता हूं, ये आ गया। हालांकि थ्रोम्बिन एक प्रोथ्रोम्बिन से बना है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर था। तो जब भी प्लेटलेट्स इकट्ठे होंगे,
कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होंगे जिनकी डिटेल में हम नहीं जाते, बस हमने ये साइकिल याद रखना। वो चीजें प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन बनाएंगी, थ्रोम्बिन इनएक्टिवेटेड फिब्रिनोजन को एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन नेटवर्क है, धागे हैं, वो धागे आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, क्लॉट बन गया आपका। दिस इज द थर्ड स्टेज, क्लॉटिंग, which involves 99.9% of the clotting factors। उन 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल है इसमें, लेकिन हमने तो चंद पढ़ाए हैं, अभी तो बीच में कैल्शियम का रोल नहीं डाला, चौथा। बल्कि यहीं पे मैं समझा दूं आपको, अगर कोई पर्सन हाइपोकैल्सीमिक है, उसे हाइपोकैल्सीमिया है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, कहीं आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, डिक्रीज देन नॉर्मल, हाइपोकैल्सीमिया। एनिमल्स में तो बहुत शो होता है, ह्यूमंस में भी बहुत शो होता है, फीमेल्स में होता है जो दूध पिला रही होती हैं। अब देखते हैं व्हाट विल बी द फेट ऑफ द क्लॉट, क्या होगा क्लॉट के साथ, कोई काम की चीज नहीं है। याद जरा वो सारी सिचुएशन बना लेना आपकी बॉडी में, एक तो कट लगा बारीक लंबा ब्लेड वाला, या आपकी बॉडी पे स्किन उतर गई, तो अब जो जो होना है ये वही कुछ है। अगर ऊपर क्लॉट बन गया, क्लॉट रिट्रैक्ट करेगा, खिंचेगा, खुद ही उतर जाएगा, और वहां से पानी निकल रहा होता है। अब देखिए क्लॉट तो सारे का सारा वहां क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो गए, तो पानी जो निकल रहा है वो क्या है, सीरम। हल्का हल्का पानी निकलता है ना खिरंड के नीचे से, वो सीरम निकल रहा होता है। अच्छा, उसके ऊपर फाइब्रोब्लास्ट चढ़ जाएंगे, इसीलिए तो फाइब्रोब्लास्ट व्हाइट कलर का टिश्यू बनाते हैं, इसीलिए तो वो वाली स्किन जो नीचे से निकलती है वो बड़ी गोरी गोरी होती है, स्मूथ होती है, नई होती है। या एक और बड़ा मजेदार काम होता है, ये तीसरा जो मजेदार काम है, ये भी बड़ा प्यारा होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है। अब होम्यो बोला है मैंने, होम्योस्टेसिस चलाना है। देखिए ऐसे थोड़ी है जो हर जगह आपकी बॉडी में क्लॉट्स बनते चले जाएं, बनते चले जाएंगे तो खून का तो रास्ता रुक जाएगा, बीमारी है, आगे हम पढ़ेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो भी, शायद आपने पढ़ा हो, एफएससी के अंदर पढ़ा होगा, बल्कि थ्रोम्बस, ज्यादा क्लॉट्स बन रहे हैं। देखिए अब जब वहां प्लेटलेट चिपके थे ना, अब वहां पे प्लेटलेट प्लग बना, वहां पे क्लॉटिंग हुई, अब इस क्लॉट को खत्म करो भाई, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने एक फिब्रिनोलिटिक सिस्टम दिया है, फिब्रिनोलिटिक लाइसिस, फाइब्रिन को तोड़ने वाला, उसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। बड़ी सोच समझ के तरीके से स्लाइड। सो अब टेक अवे क्या है आपके लिए, याद रखें मैंने भी बीच में बोला, अगर आपके लिवर को कोई भी डिजीज हो गई, डैमेज हो गई, अगले लेक्चर में आपसे पूछूंगा क्या कंडीशन हो सकती है ऐसे लिवर की, कौन से डिजीजेस की बात कर रहे हैं हम, या किसी वजह से आप में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई, या कोई जीन्स में ही आ गया, जेनेटिक है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो एक्वायर्ड नहीं है, जेनेटिक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिवर बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, विटामिन के नहीं होगा वो नहीं बना सकेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो भी नहीं बना सकेगा, तो आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हुई तो आपका क्लॉट नहीं होगा, आपका ब्लड पतला होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आएंगे। तो इस स्लाइड में टेक अवे के लिए मैंने आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग 3 यूट्यूब्स की जो है, आप इसको स्लाइड मोड में आके, इसी मोड में जिसमें मैंने इस वक्त किया हुआ पावर पॉइंट को क्लिक करेंगे तो यहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। 3 मिनट की ये 3 है, बड़ी इंटरेस्टिंग समरीज है यूट्यूब पे एनिमेटेड शो की हुई कि क्लॉटिंग कैस्केड, हीमोस्टेसिस बल्कि कहना चाहिए, कैसे होता है। नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है, एक स्टूडेंट को मैंने असाइनमेंट भी दी हुई है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन द नॉर्मल वैस्कुलर सिस्टम। आपका जो वैस्कुलर सिस्टम है, खून की नालियां, आपका ब्लड सिस्टम, क्यों नहीं क्लॉट होता ब्लड उसके अंदर जब तक चल रहा है, यानी कि उसी का दूसरा टॉपिक है, मतलब वही उसी टॉपिक का दूसरा सिनोनिम है, आप उसे कह सकते हैं, हम पढ़ेंगे इंट्रावैस्कुलर एंटीकोएगुलेंट्स। वो भी क्या ऐसी चीजें हैं जो खून के अंदर एंटीकोएगुलेंट के तौर पे काम करती हैं और नॉर्मल वेसल के ऊपर चिपकने नहीं देती, नॉर्मल वेसल पे हीमोस्टेसिस नहीं होने देती, नॉर्मल वेसल पे क्लॉट नहीं बनने देती, जिनमें से 2 तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमने आज पढ़ी हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड। So that will be our next target. Thank you very much for your cooperation and attention.